एपिसोड 10। मागर रात हो चुकी थी और इस वक्त सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कक्षों में चले गए थे। राजकुमारी चांदनी भी अपने कक्ष में आराम करने के लिए आ गई थी क्योंकि परसों एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। वह जैसे ही अपने कमरे में आई, उन्होंने देखा कि सूर्यांश पहले से ही उनके बिस्तर पर बैठा था। सूर्यांश को फिर से अपने कमरे में देखकर उनकी आंखें छोटी हो गईं, जैसे चौंककर सिकुड़ गई हो। वह दौड़कर सूर्यांश के पास गई और अचानक ही उसे गले लगा लिया। सूर्यांश हैरान रह गया क्योंकि उसे लगा था कि राजकुमारी चांदनी उस पर गुस्सा करेगी, और वह पहले से ही कई बहाने सोचकर तैयार बैठा था। वह राजकुमारी चांदनी की ओर देखने लगा, जो उसके सीने से अपना चेहरा निकालकर सूर्यांश को देखने लगी और बोली, कभी सोचा नहीं था अंश कि किसी को अपनी जिंदगी में जगह दूंगी, लेकिन तुम्हें दे दी। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम बहुत ज्यादा खास हो। तुम्हारे अलावा कोई और आदमी मुझे देखता है तो भी मुझे गुस्सा आता है। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन अपनी दुनिया में मैंने सिर्फ मुझे हवस भरी नजरों से देखने की वजह से लगभग 140 लोगों की आंखें निकलवा दी थी, और इस दुनिया में भी अब तक 30 लोगों की आंखें निकाल चुकी हूं। लेकिन तुम शुरू से ही मुझे कुछ अलग नजर से देखते थे। तुम्हारी आंखों में मुझे कभी भी अपने लिए गलत इरादे दिखाई नहीं दिए। जब भी तुम मेरे पास आते थे, बेशक मुझे गुस्सा आता था, लेकिन कभी भी असहज महसूस नहीं हुआ। खैर, गुस्सा करना तो मेरी पुरानी आदत रही है, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे समझ ही नहीं आया कि कब मैं अपने गुस्से पर काबू पाना सीख गई। जब भी तुम मुझसे चिपकते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाती थी, और तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई तो भावना है जो बहुत गहरी है, और शायद वह प्यार है, या फिर नहीं भी, पता नहीं। लेकिन अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहती। पहले मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन अब मुझे डर सा लगने लगा है कभी कभी। पहले मेरा कोई नहीं था, इसीलिए मैं निडर थी, लेकिन अब तुम हो मेरे पास, और अब डर लगता है कि कहीं कोई हमें अलग ना कर दे। इतना कहकर राजकुमारी चांदनी बेहद मासूम आंखों से सूर्यांश को देखने लगी। सूर्यांश को भी राजकुमारी चांदनी की सारी बातें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब राजकुमारी ने अपनी आखिरी बात कही, तब वो थोड़ा गुस्से में आ गया। सूर्यांश कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि राजकुमारी चांदनी उससे प्यार करती थी, लेकिन वो अपनी भावना को समझ नहीं पा रही थी। राजकुमारी चांदनी ने सिर्फ प्यार को ही नहीं, बल्कि प्यार नाम के शब्द को भी अपनी जिंदगी से बहुत दूर रखा था। और अब प्यार में पड़ जाने के बाद इतना डर तो हर इंसान में आ ही जाता है। सूर्यांश ने चुपचाप राजकुमारी चांदनी का हाथ थामते हुए कहा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता चांद। एक बार उत्सव समाप्त हो जाए, फिर हम पुरोहित जी से बात करेंगे। 1 महीने के भीतर हम विवाह कर लेंगे। विवाह का नाम सुनते ही राजकुमारी चांदनी की आंखें पल भर को स्थिर हो गईं। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और सूर्यांश की ओर देखा। उस नजर में आश्चर्य था, राहत थी और कहीं न कहीं एक गहरी चाह भी। अगले ही पल समय थम सा गया। उनके बीच की दूरी जैसे मिट चुकी थी। वो क्षण कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह गया। धीरे धीरे राजकुमारी चांदनी को एहसास होने लगा कि वह एक ऐसे भाव में बहती जा रही है जहां सब कुछ बहुत तेज था, बहुत अधिक। पिछली रात की तकलीफ, जो अब तक उसकी देह में कहीं छिपी थी, फिर से उसकी चेतना को छूने लगी। उसने हल्के से पीछे हटने की कोशिश की, एक अनकही झिझक के साथ, मानो कोई डर फिर से सिर उठाने लगा हो। सूर्यांश ने एक क्षण के लिए उसके चेहरे को गौर से देखा, उसकी आंखों में उठती चिंता को पढ़ लिया और उसी पल सब थम गया। उसने गहरी सांस ली और उसकी हथेलियां थामकर बस इतना कहा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहता चांद, कभी नहीं। चांदनी ने सिर झुकाया, वो कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन उसकी खामोशी में बहुत कुछ था। वो बस उसके सीने से लग गई, जैसे अपनी सारी थकान, डर और उलझने उसी के स्पर्श में सुलझाना चाहती हो। रात आगे बढ़ती रही। कोई कह नहीं सकता कब नींद ने उन्हें अपनी पनाह में ले लिया। कमरे में सिर्फ सांसों की शांत लय और बाहर से आती चांदनी की कोमल रोशनी थी। सुबह के समय, जब सूरज की हल्की किरणें पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी, तब सूर्यांश की नींद खुली। चांदनी अब भी उसकी बाहों में सो रही थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक सुकून भी। सूर्यांश धीरे से उठा, बिना चांदनी को जगाए। वो जानता था कि पिछली रात भावनात्मक रूप से थकाव रही थी, और चांदनी को अब सुकून की जरूरत थी। वो चुपचाप कमरे से बाहर गया और थोड़ी ही देर में उसके लिए सादी रोटी, सरसों का साग, दाल और भिंडी की सब्जी लेकर लौट आया, ये सोचते हुए कि जब वह उठे तो उसे भूखा न रहना पड़े। खाना भले ही सादा था, लेकिन उसमें जितना प्रेम था, शायद किसी राजसी भोज में भी न होता।
वो नाश्ता राजकुमारी चांदनी के पास की टेबल पर रख देता है और उनके पास ही लेटकर उनके जागने का इंतजार करने लगता है। वह चाहता तो राजकुमारी चांदनी को अभी उठाकर पहले नाश्ता करवा सकता था और फिर उन्हें दोबारा सोने के लिए कह सकता था, लेकिन उसे पता था कि अगर एक बार राजकुमारी चांदनी की नींद खुल गई तो नाश्ता करने के बाद उन्हें फिर से गहरी नींद नहीं आएगी। वो बाकी ओवर एक्टिंग करने वाले लोगों की तरह नहीं था जो जबरदस्ती नींद से जगाकर पहले खाना खिलाते हैं और फिर सुलाने की कोशिश करते हैं, जबकि तब तक इंसान की नींद उड़ जाती है। भोजन के बिना इंसान 1 महीना जीवित रह सकता है, लेकिन बिना नींद के 4 दिन के अंदर ही मानसिक रूप से असंतुलित होने लगता है। और वैसे भी नींद में किसी को भूख महसूस नहीं होती, और अगर भूख ज्यादा बढ़ गई तो राजकुमारी चांदनी की नींद खुद ब खुद खुल जाती। उसका कहने का मतलब था कि मिला जुलाकर नींद खाने से ज्यादा जरूरी होती है। उधर बाहर महारानी जैस्मिन और युवराज सम्राट सिंह मुंह बनाए बैठे थे। दोनों ने मिलकर कल होने वाले जश्न की सारी तैयारियां कर ली थी। उन्होंने सभी दास दासियों को अच्छे से निर्देश दे दिए थे। महल में सुबह से ही बहुत चहल पहल थी, लेकिन राजकुमारी चांदनी के न दिखने की वजह से महारानी जैस्मिन कुछ खिन्न थी। तभी वहां प्रत्यूष आ गया। प्रत्यूष को देखते ही युवराज सम्राट सिंह समझ गए कि यह सूर्यांश का मित्र है। प्रत्यूष महारानी जैस्मिन के सामने आकर बोला, महारानी, मेरा मतलब है राजमाता, प्रतापगढ़ के सभी मेहमान यहाँ पहुंच चुके हैं। सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं, बल्कि आसपास के कुछ अन्य राज्यों के लोग भी आ चुके हैं और माँगढ़ की महारानी से मिलने के लिए सभी अत्यंत उत्साहित हैं। प्रत्यूष की यह बात सुनकर राजमाता जैस्मिन का चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, पक्का सूर्यांश और चांदनी के बीच में रात को कुछ हुआ है, तभी तो दोनों अब तक नहीं उठे हैं। सिर्फ राजमाता जैस्मिन ही नहीं, बल्कि युवराज सम्राट सिंह भी कहीं न कहीं ये समझ चुके थे कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से राजकुमारी चांदनी अब तक सो रही है। सभी लोग राजकुमारी चांदनी और सूर्यांश को भूलकर मेहमानों के स्वागत में लग गए। राजमाता जैस्मिन सबसे ज्यादा उत्साहित थी, क्योंकि आज वो अपनी सखी महारानी सुमित्रा देवी से मिलने वाली थी, जो अब उनके समधन भी थी। वो उठकर प्रसन्नता से जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी, उन्हें सामने से पूरा प्रताप परिवार आता हुआ दिखाई दिया। सिर्फ प्रताप परिवार ही नहीं, बल्कि युवराज सम्राट सिंह का भी परिवार वहां उपस्थित था। ऐश्वर्या, ध्वनि सिंह, तेज सिंह, महाराज विनोद सिंह, महारानी सुमित्रा देवी, सुशीला देवी, छोटी महारानी, यश प्रताप सिंह, कुसुम और छोटे युवराज मान प्रताप सिंह आदि। सबसे पहले प्रत्यूष की नजर पद्मा पर गई, जिसे देखे उसे न जाने कितने दिन हो गए थे। वो बिना किसी विशेष भाव के पद्मा से बोला, तुम्हें महारानी चांदनी ने छत पर बुलाया है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर प्रत्यूष पद्मा को वहां से लेकर चला गया। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, जिसे दूर खड़ा तपीस साफ साफ देख रहा था। उधर जब महारानी सुमित्रा देवी राजमाता जैस्मिन को देखती हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि महारानी जैस्मिन जिंदा हो सकती है, और सबसे बड़ा आश्चर्य उन्हें इस बात पर हुआ कि राजकुमारी चांदनी इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि उन्होंने अकेले अपने दम पर माँगढ़ को फिर से जीत लिया। हालांकि उन्हें लगता था कि सूर्यांश ने भी उनकी मदद की होगी, लेकिन असली रणनीति तो राजकुमारी चांदनी की ही थी। सूर्यांश तो बस एक बैकअप था, असली खेल चांदनी ने ही खेला था। महारानी सुमित्रा देवी तेजी से आगे बढ़ी और राजमाता जैस्मिन को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। वर्षों बाद दो सखियां एक दूजे से मिल रही थीं। जिस स्त्री का पुत्र या पुत्री राजा या रानी बन जाता है, उसे राजमाता कहा जाता है। लेकिन चूंकि युवराज यश प्रताप सिंह अभी तक राजा नहीं बने थे, इसलिए महारानी सुमित्रा देवी अब भी महारानी ही थी। युवराज यश प्रताप सिंह का विवाह हो चुका था, लेकिन उनका राजतिलक अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि इन दिनों महारानी सुमित्रा देवी को युवराज की हरकतें कुछ सही नहीं लग रही थीं। उन्हें लग रहा था कि शायद राजकुमारी चांदनी के दूर चले जाने से युवराज यश प्रताप सिंह उदास हैं और उन्हें फिर से सामान्य होने में कुछ समय लगेगा, इसलिए महारानी सुमित्रा देवी उन्हें समय दे रही थी। उधर राजकुमारी ऐश्वर्या शर्माते हुए नजरों से युवराज सम्राट सिंह को देख रही थी, और वहीं सम्राट सिंह भी अपने बालों में हाथ फेरते हुए तिरछी निगाहों से ऐश्वर्या को देख रहे थे। हालांकि उनके चेहरे के भाव सामान्य थे, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति देखकर समझ सकता था कि युवराज सम्राट सिंह के कान लाल हो चुके थे। युवराज सम्राट सिंह ने अपनी आंखों से एक हल्का सा इशारा किया और राजकुमारी ऐश्वर्या को अपने पीछे आने को कहा। वो चुपचाप वहां से निकल गए। युवराज सम्राट सिंह के जाने के ठीक 5 मिनट बाद राजकुमारी ऐश्वर्या भी कोई बहाना बनाकर वहां से चली गई।
वहीं छोटे युवराज युवराज मान प्रताप सिंह अभी भी राजकुमारी चांदनी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि जब से वे आए थे उन्होंने राजकुमारी चांदनी को देखा ही नहीं था। सिर्फ युवराज मान प्रताप सिंह ही नहीं, बल्कि युवराज यश प्रताप सिंह भी इस वक्त राजकुमारी चांदनी को देखने के लिए बेहद बेचैन हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ महल की छत पर कुछ और ही माहौल बना हुआ था। पद्मा आसपास राजकुमारी चांदनी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी राजकुमारी चांदनी दिखाई नहीं दे रही थी। वो छत पर इधर उधर घूमकर राजकुमारी चांदनी को देखने की कोशिश कर ही रही थी कि अगले ही पल प्रत्यूष पीछे से आकर पद्मा को अपनी बाहों में भर लेता है। प्रत्यूष की इस हरकत से पद्मा एकदम हैरान हो गई और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। प्रत्यूष बेहद ही नर्म आवाज में बोला, क्यों हमसे इतना दूर जाने की कोशिश कर रही हो? इतने समय तक तो पहले ही दूर थे तुमसे। पद्मा को भी प्रत्यूष से दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इन कुछ दिनों में उसने भी प्रत्यूष को बहुत मिस किया था, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप हमसे आकर्षित हो गए हैं, किंतु आपको भी समझना होगा कि हम वैवाहिक हैं। हमारा विवाह हो चुका है। हाँ, हम जानते हैं कि हमारे पति तो क्या, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, किंतु इससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा न कि हम एक छोड़ी हुई औरत बन चुके हैं। प्रत्यूष पद्मा की बात सुनकर थोड़ा उदास हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी उदासी को छुपाते हुए कहा, तुम अपने बारे में इतना बुरा क्यों सोचती हो? तुम सच में बहुत अच्छी हो और तुम्हारा पति बेवकूफ था। प्रत्यूष की बात सुनकर पद्मा की आंखों में हल्की नमी आ गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि प्रत्यूष बोल उठा, तुम्हें भी खुश रहने का हक है स्वीटी, और मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी देना चाहता हूँ। ये कहते हुए प्रत्यूष की पकड़ पद्मा पर और मजबूत होती जा रही थी। उसे अच्छे से पता था कि पद्मा एक बहुत ही मासूम लड़की थी, बल्कि उसका पति ही कमीना था। प्रत्यूष आगे बोला, तुम्हें पता है, जब ये धरती नई नई बनी थी तब कोई भी नियम कानून नहीं हुआ करता था। हर आदिवासी अपने खाने पीने और रहने का जुगाड़ खुद ही करता था। पहले कभी भी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी किसी के भी काम में दखल नहीं देता था, तब भी दुनिया चलती थी ना। ये नियम कानून, जात पात, भेदभाव सब कुछ इंसानों ने बनाया है। शुरुआत से ही कुछ भी तय नहीं था। तुम्हें पता है, शुरुआत में औरतों को देवियों की तरह देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें नीची नजरों से देखा जाने लगा, क्योंकि औरतें भावुक होती थीं और वे लड़ाई छोड़कर बातों से ही सारी मुसीबत को हल करना चाहती थीं। और आदमी लोग गर्म दिमाग के होते हैं, बात जैसे ही नहीं बनी तुरंत कटने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हें अपनी खुशी के लिए दूसरों के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। समाज के नियम कानून से परे एक बार अपने दिमाग से सोचो, क्या किसी को भी पता है कि तुम शादीशुदा हो? वह राणा ठाकुर और उसका परिवार तुम्हें कचरे की तरह देखता था, जिसकी वजह से उन्होंने कभी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी बहू का दर्जा दिया ही नहीं। मुश्किल से 10 या 20 लोग ही होंगे जिन्हें तुम्हारी शादी के बारे में पता है। बाकी पूरी दुनिया के लिए तुम आज भी कुंवारी हो। स्वीटी, इस दुनिया की नजरों के सामने तुमसे शादी करके मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, ताकि कोई भी तुम्हें नीची नजर से ना देखे। और ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूं, क्योंकि एहसान तो तुम कर रही हो मुझ पर। अगर हम किसी पर एहसान करना चाहें और सामने वाला इंसान खुद ही मना कर दे, तब हम भी उसके पीछे पीछे नहीं जाते। लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं, क्योंकि यहाँ बात एहसान की नहीं है, मैं तुमसे अपनी खुशी मांग रहा हूं। तुम एक इंसान हो और तुम्हें भी खुश रहने का पूरा हक है, और अगर तुम अपनी खुशी को खुद से दूर कर दोगी, तब मैं भी ऐसा ही करूंगा। तुम जिंदगी भर उस घटिया राणा ठाकुर की पत्नी होने का फर्ज निभाओगी, तब मैं भी एक 60 साल की बुढ़िया से शादी कर लूंगा। प्रत्यूष की बात सुनकर पद्मा हैरान रह गई। हालांकि उसे प्रत्यूष की बात समझ में आ रही थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि पद्मा से शादी करने के लिए प्रत्यूष इतना आगे तक चला जाएगा। हालांकि उसे प्रत्यूष की बातें अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके मन में फिर भी एक झिझक थी। वो प्रत्यूष की तरफ देखते हुए बोली, आप हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये जानते हुए भी कि बूढ़े लोगों के पास कुछ समय की ही जिंदगी होती है। आप किसी बुढ़िया से कैसे शादी कर सकते हैं? प्रत्यूष मुस्कुरा दिया और बोला, जिससे प्यार है, अगर उससे शादी नहीं कर पा रहा हूं, तब मैं किसी से भी शादी कर लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी शादी किसी सुअर, मच्छर या फिर किसी लड़के से ही क्यों ना हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरा प्यार मेरे पास नहीं होगा, तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी किससे होगी। तुम्हें जिंदगी भर कुंवारा और तकलीफ में देखूंगा, तब मैं भी तुम्हारे प्यार में अंधा होकर अपनी खुशियां खुद से छीन लूंगा। फिर दोनों साथ में दुख भरी जिंदगी जिएंगे।
और सच बताओ स्वीटी, तुम्हारे दुख से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम खुश रहोगी तब यहाँ बहुत लोगों को फर्क पड़ेगा। तुम दुख से तड़प तड़प कर मर जाओगी, लेकिन कोई तुम्हें देखने तक नहीं आएगा। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है खुद की जिंदगी में खुशियां लाने का, फिर क्यों तुम उसे छोड़ने की कोशिश कर रही हो? प्रत्यूष की बात पर पद्मा इमोशनल हो गई। वो आगे बढ़कर प्रत्यूष को गले लगा लेती है। वो भी प्रत्यूष को पसंद करती थी क्योंकि प्रत्यूष उसे बहुत ज्यादा इज्जत देता था। अगर प्रत्यूष शादी के बाद पद्मा को तकलीफ भी देगा तब भी पद्मा इस बात को बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि कम से कम वह जिंदगी राणा ठाकुर के घर वाली जिंदगी से तो बेहतर ही होती। वो प्रत्यूष की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन हम एक छोड़ी हुई हैं और आप। प्रत्यूष इसके आगे पद्मा को कुछ बोलने ही नहीं देता और आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। प्रत्यूष की इस हरकत से पद्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रत्यूष तो पद्मा के चेहरे को देखकर ही समझ चुका था कि पद्मा उसकी बात समझ चुकी है और कहीं न कहीं उसकी बात से सहमत भी हो चुकी है। राणा ठाकुर हमेशा से ही पद्मा के साथ जबरदस्ती करता था, लेकिन प्रत्यूष के किस करने से पद्मा को एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। प्रत्यूष की किस इतनी ज्यादा सॉफ्ट थी कि पद्मा उसे रोक ही नहीं पाई। वो भी धीरे धीरे प्रत्यूष का साथ देने की कोशिश करने लगी। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि प्रत्यूष कभी भी उसे बेइज्जती नहीं करेगा। प्रत्यूष तो पद्मा के पास्ट के बारे में सब कुछ जानता था। उसके बाद भी वो पद्मा से शादी करना चाहता था और उसे एक इज्जतदार जिंदगी देना चाहता था। पद्मा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक दासी होने के बावजूद उसकी जिंदगी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसे याद आया कि जब तक राजकुमारी चांदनी उसकी जिंदगी में नहीं आई थी तब तक उसकी जिंदगी कितनी दुख भरी थी। राजकुमारी चांदनी सच में उसके लिए एक फरिश्ता थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह राजकुमारी चांदनी के लिए कुछ भी कर सकती है। वो हमेशा उनके लिए वफादार रहेगी और उनके लिए अपनी जान भी दे सकती है। प्रत्यूष पद्मा के होठों से अलग होकर उसकी फोरहेड पर किस करते हुए बोला, बस बाकी का काम शादी के बाद। प्रत्यूष की इस बात को सुनते ही पद्मा के चेहरे पर हल्के डर के भाव आ गए। प्रत्यूष उसके बालों को सहलाते हुए बहुत प्यार से बोला, डरो मत स्वीट हार्ट, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी ये प्रत्यूष तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन चुंबन से तो तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। इतना बोलने के साथ ही प्रत्यूष ने पद्मा के माथे पर एक बार फिर से किस कर लिया। पद्मा का दिल इस वक्त बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस धरती पर प्रत्यूष जैसे लोग भी होते हैं जो किसी से बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। वो शर्माते हुए फिर से प्रत्यूष के सीने से चिपक गई। प्रत्यूष उसे शर्माता हुआ देखकर मुस्कुरा दिया और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, सुनने में आया है कि किंग और राजकुमारी चांदनी दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और मैं सोच रहा हूं कि उसी दिन हम भी शादी कर लें। प्रत्यूष की बात को सुनकर पद्मा उसकी तरफ देखने लगी। प्रत्यूष उसके सवालिया नजरों को देखकर उसके मन की बात समझ गया और समझाते हुए बोला, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो किंग बाद में है, पहले अपना यार है। वो तो खुद मुझे कुछ दिनों से तुमसे जल्दी शादी करने के लिए ज्ञान दे रहा था। प्रत्यूष की बात पर एक बार फिर पद्मा शर्मा गई और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। वो समझ चुकी थी कि सूर्यगढ़ के महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी चाहे जितने भी सख्त क्यों न हो, वो अपने परिवार और दोस्तों के लिए बहुत ही नेकदिल इंसान है। वो बहुत खुश थी कि उसकी जिंदगी में भी अब खुशियां थीं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी ऐश्वर्या तेजी से युवराज सम्राट सिंह के पास आ गई और उन्हें पीछे से गले लगाते हुए बोली, क्या हुआ युवराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राजकुमारी ऐश्वर्या की बात सुनकर युवराज सम्राट सिंह अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोले, कुछ दिनों बाद हमारी भी शादी होने वाली है, तो सोचा कि एक बार अपनी होने वाली पत्नी से मिल लिया जाए। हालांकि मुझे पहले से ही पता है कि आप हम पर फिदा हो चुकी है, लेकिन हमें पटाने के लिए अभी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सम्राट सिंह की बात सुनकर राजकुमारी ऐश्वर्या अपनी आंखें छोटी कर ली और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, ठीक है फिर, हम भी राजकुमारी हैं और हमें मेहनत वाले काम बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे कल ही हमें एक बेहद आकर्षक पुरुष दिखाई दिया था और उन्होंने हमें खूबसूरत भी कहा था। हम सोच रहे हैं कि यदि आप हमसे विवाह नहीं करेंगे तो फिर हम उन्हीं से विवाह कर लेंगे, और वैसे भी आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप पूरी जिंदगी कुंवारे ही रहने वाले हैं। इतना कहकर राजकुमारी ऐश्वर्या हल्का सा मुंह बनाकर वहां से जाने लगी। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वो अभी कक्ष से बाहर निकल ही पाती, उससे पहले ही उनके हाथ को पकड़ लिया गया। वो कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वो किसी के चौड़े सीने से टकरा गई थी।
युवराज सम्राट सिंह ने उनके कान में अपने चेहरे को पास लाकर कहा, आप शायद कह रही थी कि आप हमसे आकर्षित हमें लड़ाई करता हुआ देखकर हुई थी। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ताकत का अंदाजा भी है। यदि हमारे अलावा किसी अन्य पुरुष को हमने आपकी जिंदगी में देख लिया या हमें जरा सी भी भनक लग गई तो उस दिन वो पुरुष अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और आपको लगता है कि आप हमें परेशान करना सीख रही हैं। अब लगता है कि जल्द से जल्द आपसे विवाह करना पड़ेगा। हम चलते हैं मां से बात करने। इतना कहकर युवराज सम्राट सिंह ने राजकुमारी ऐश्वर्या को खुद से दूर हल्का सा धक्का दे दिया और अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लिए वहां से निकल गए। युवराज सम्राट सिंह के ऐसे जाने से राजकुमारी ऐश्वर्या का मुंह बन गया, पर कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर शर्म की हल्की लाली भी थी। वो भी शर्माते हुए वहां से निकल गईं। अभी तक राजकुमारी चांदनी और सूर्यांश अपने घर आए सभी मेहमानों से मिल चुके थे। फिर से एक बार प्रतापगढ़ के सभी लोगों से मिलकर राजकुमारी चांदनी बहुत खुश थी, पर सबसे ज्यादा खुश तो यहाँ पर सूर्यांश था। इतने दिनों बाद अपनी मां को फिर से देखकर सूर्यांश भावुक हो गया था। राजकुमारी चांदनी इस वक्त बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने अभी तक युवराज यश प्रताप सिंह को देखा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्यांश की वजह से गुस्से में युवराज यश प्रताप सिंह यहाँ आए ही नहीं हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी से मिलने के बाद राजकुमारी चांदनी छोटे युवराज के साथ बगीचे में चली गई। वहीं सूर्यांश महारानी सुमित्रा देवी के साथ बैठकर ढेर सारी बातें कर रहा था। राजमाता जैस्मिन भी इस वक्त अपनी सखी और उसके पुत्र के बारे में बातें कर रही थी। तीनों आपस में ही व्यस्त थे। महारानी ध्वनि और महाराज तेज सिंह अपने भाई बहनों के साथ महल घूम रहे थे। युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी ऐश्वर्या भी प्रत्युष और पद्मा के साथ मिलकर ढेर सारी बातें कर रहे थे। तपिश बेचारा इन सभी कपल्स के बीच में बैठकर अपना कलेजा जला रहा था। बेचारा पिछले जन्म में भी सिंगल था और इस जन्म में भी सिंगल ही था, और ऊपर से प्रत्युष बार बार उसे चिढ़ाने के लिए पद्मा से प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। छोटी महारानी और तारा बुआ जी दोनों ही आपस में बातें करने में व्यस्त थीं। वहीं बातों के दौरान राजमाता जैस्मिन महारानी सुमित्रा देवी के पति के विषय को उजागर कर देती है। अपने पति का नाम सुनते ही महारानी सुमित्रा देवी थोड़ी उदास हो गई और बोली, वो प्रतापगढ़ के महाराज उदय प्रताप सिंह है, जो 3 महीने पहले दीनापुर के महाराज से युद्ध करने के लिए युद्धभूमि पर गए थे। युद्ध के दौरान ही वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। हमारे पास उनका संदेश आया था कि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें तत्काल इलाज की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने दीनापुर के आसपास ही खुद को छुपा लिया था और छुपकर अपना इलाज करवा रहे थे। 3 महीने हो चुके हैं उन्हें गए हुए, लेकिन अभी तक उनका कोई संदेश आया ही नहीं। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गए हैं, मिल ही नहीं रहे। इस बात को बोलते वक्त महारानी सुमित्रा देवी उदास होकर अपना सिर नीचे कर लेती है। सूर्यांश अपनी मां को इस तरह उदास देखकर उन्हें गले लगा लेता है। राजमाता जैस्मिन उन्हें समझाते हुए बोलती है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सुमित्रा, अब मैं आ गई हूं ना। अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हारे पति को ढूंढकर बाहर निकालती हूं। इस बात को बोलते वक्त राजमाता जैस्मिन के चेहरे पर बहुत आत्मविश्वास था, जिसे देखकर सुमित्रा देवी भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। इसी तरह दिन भर सभी आपस में बातें करते रहे और मौज मस्ती करते रहे। इस बीच किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया था कि यहाँ आने के बाद ही युवराज यश प्रताप सिंह कहीं गायब हो गए थे। धीरे धीरे रात हो गई और डिनर करने के बाद सभी सोने चले गए। राजकुमारी चांदनी जैसे ही अपने कक्ष में आई तो उन्हें तुरंत ही बेड पर सूर्यांश उनका इंतजार करता हुआ दिखाई दिया। सूर्यांश की लेटने की पोजीशन देखकर और उसकी आंखों को देखकर राजकुमारी चांदनी घबरा गई और सूर्यांश को डांटते हुए बोली, जो तुम सोच रहे हो सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलते ही राजकुमारी चांदनी अपनी कमर को पकड़ लेती है। वो दिन भर सबके सामने नॉर्मल थी, लेकिन उनकी कमर में कितना ज्यादा दर्द था यह उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था। सूर्यांश अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए बेड से उठ खड़ा हुआ और राजकुमारी चांदनी की ओर बढ़ने लगा। राजकुमारी चांदनी गुस्से में अपना पैर पटकते हुए वहां से भाग गई। उन्हें इस तरह खुद से डरकर भागते हुए देखकर सूर्यांश खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। वहीं राजकुमारी चांदनी गुस्से में किसी और कक्ष में सोने चली गई। वो इस वक्त मन ही मन सूर्यांश को हजारों गालियां देते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ जाती है। उन्होंने आज किसी भी तरह का कोई सुरक्षा कवच नहीं लगाया था, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इस महल में अब कुछ नौटी नौटी बच्चे भी आ गए हैं, जो उन्हें परेशान करने से बाज नहीं आएंगे।
वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी चांदनी के चले जाने के बाद सूर्यांश की तो नींद ही उड़ गई थी। राजकुमारी चांदनी के साथ इतने समय तक सोने की वजह से उसे उनके साथ सोने की आदत जो पड़ गई थी। वो 2-3 घंटे तक करवटें बदलता रहा। आखिरकार जब उससे सहन नहीं हुआ तो उसने राजकुमारी चांदनी के पास जाने का फैसला किया। वो जल्दी से उठकर राजकुमारी चांदनी के कक्ष की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो उनके कक्ष में पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि राजकुमारी चांदनी ने अपने कक्ष के बाहर कुछ ज्यादा ही सैनिक बैठा रखे थे। सूर्यांश को राजकुमारी चांदनी की यह हरकत बहुत ज्यादा फनी लगी। उसने सभी सैनिकों को गुस्से से अपनी आंखें दिखाईं। तब सभी सैनिकों की आंखों में डर आ गया। चाहे कितनी भी राजकुमारी चांदनी क्यों ना आ जाए, सूर्यांश तो वैसा का वैसा ही था। राजकुमारी चांदनी के अलावा सूर्यांश के असली रूप को कौन नहीं जानता भला। वे सभी सैनिक डर के मारे सूर्यांश का रास्ता छोड़ देते थे और सूर्यांश अपने ठंडे ऑरा के साथ राजकुमारी चांदनी के कक्ष में प्रवेश कर गया था। वो जल्दी से जाकर राजकुमारी चांदनी के पास बेड पर आ गया, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए थे क्योंकि राजकुमारी चांदनी बेड पर नहीं थी। वो तुरंत ही कक्ष से बाहर निकला और सैनिकों से सवाल किया, महारानी कहाँ है? सूर्यांश की बात सुनकर सभी सैनिक उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। उन सभी में से एक समझदार सैनिक आगे आया और बोला, महाराज, महारानी तो इसी कक्ष में है। हम जब से यहाँ आए हैं तब से महारानी एक बार भी अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली है और ना ही उनसे कोई भी मिलने आया है। सैनिक की यह बात सुनते ही सूर्यांश के चेहरे पर जो मस्ती थी वो पल भर में सर्द भाव में बदल गई थी। वो एक भयानक ऑरा के साथ उस सैनिक का गला पकड़ चुका था। उसके इस रूप को देखकर सभी सैनिक बुरी तरह डर गए थे। सूर्यांश फिर एक बार बोला, तुम कहना चाहते हो कि राजकुमारी चांदनी इस कक्ष से बाहर नहीं निकली है, तो फिर वो इस कक्ष में क्यों नहीं है? वो सैनिक गला दबाए जाने के कारण जोर जोर से खांस रहा था। वो हकलाते हुए बोला, हमें नहीं पता महाराज, हमारी नजर एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं हुई थी। हो सकता है महारानी अभी भी कक्ष में ही हो क्योंकि हमने उन्हें बाहर जाते हुए देखा ही नहीं है। सूर्यांश ने उस सैनिक का गला छोड़ दिया और जल्दी से वापस कक्ष में आया और ध्यान से चारों तरफ देखने लगा। पहले वह राजकुमारी चांदनी से मिलने की जल्दी में था, इसलिए उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया था। लेकिन अब उसने देखा कि कमरे में कुछ सामान जमीन पर टूटा फूटा पड़ा हुआ था। सूर्यांश ने ध्यान से निरीक्षण किया तो देखा कि जमीन पर थोड़े बहुत खून के धब्बे भी थे। उसका मन किसी अनजान डर से भर गया था। पहले वो अकेला रहता था, इसलिए उसे किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन जब से राजकुमारी चांदनी उसकी जिंदगी में आई थी, वो हमेशा इस डर में जी रहा था कि कहीं कोई उन्हें उससे छीन न ले। वो कमरे के हालात देखकर समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। 2-3 घंटे पहले तक राजकुमारी चांदनी यही थी, मतलब वो अभी भी 2-3 घंटे के इलाके में ही होनी चाहिए थी। उसने तुरंत अपने सैनिकों को मागढ़ में नाकाबंदी लगाने का आदेश दिया और हर तरफ राजकुमारी चांदनी को ढूंढना शुरू करवा दिया। महल की दासियां हर कक्ष में जाकर उन्हें ढूंढ रही थी और सैनिक महल के बाहर खोजबीन में लगे थे। थोड़ी ही देर में पूरे महल में अफरा तफरी मच गई थी। बाहर से आने वाले शोर शराबे की आवाज सुनकर सभी अतिथि जाग गए और अपने अपने कक्षों से बाहर निकल आए। सूर्यांश को इस तरह बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटते हुए देखकर युवराज सम्राट सिंह उसके पास आए और सवाल किया, क्या हुआ अंश, तुम इतने परेशान क्यों हो? युवराज सम्राट सिंह के सवाल पर सूर्यांश ने राजकुमारी चांदनी के बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया। युवराज सम्राट सिंह ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, एंजल को कुछ नहीं होगा। वो बहुत बहादुर है और अकेले ही 100 लोगों से लड़ने की ताकत रखती है। चलो हम दोनों साथ में मिलकर हर तरफ ढूंढते हैं, वो जल्दी ही मिल जाएगी। तुम्हें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, दिमाग से और शांति से काम लो। इतने में राजमाता जैस्मिन को भी राजकुमारी चांदनी के गायब होने की जानकारी मिल गई थी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उनके भीतर एक माँ का दिल था जिसने तुरंत ही महसूस कर लिया था कि उनकी बेटी मुसीबत में है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक उनके दिमाग में लक्ष्य का ख्याल आया, वो लक्ष्य जो राजकुमारी चांदनी को एंटीडोट मिलने के बाद से ही लैब में स्टैच्यू की तरह पड़ा हुआ था। राजमाता जैस्मिन तुरंत अपने कक्ष में गईं और अपने गुप्त रास्ते से लैब में प्रवेश करके लक्ष्य को बाहर निकाल लाई। उन्हें पता था कि लक्ष्य राजकुमारी चांदनी की वर्तमान स्थिति को ट्रेस कर सकता है। इतना ही नहीं, वो तुरंत उड़कर वहां तक भी पहुंच सकता है। उन्होंने जल्दी से लक्ष्य को सूर्यांश के पास भेजा और उसे आदेश दिया कि वो सूर्यांश को राजकुमारी चांदनी की लोकेशन बताए।
अगर चांदनी जल्दी नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। राजमाता बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अगर राजकुमारी महल में ही होती तो इतना शोर शराबा सुनकर अब तक आ चुकी होती। उनके साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ था। राजमाता जैस्मिन तुरंत ही अपने कक्ष में चली गई और जल्दी से अपने दूसरे रास्ते से प्रयोगशाला लैब में प्रवेश कर गई। उन्होंने लक्ष्य को जल्द से जल्द बाहर निकाला। उन्हें पता था कि लक्ष्य राजकुमारी चांदनी की वर्तमान लोकेशन ट्रेस कर सकता है। यहाँ तक कि लक्ष्य तुरंत उड़कर राजकुमारी चांदनी तक पहुंच भी सकता है। उन्होंने जल्दी से लक्ष्य को सूर्यांश के पास जाने के लिए कहा और उसे यह आदेश दिया कि वह सूर्यांश को राजकुमारी चांदनी की लोकेशन बताए। अगर राजकुमारी चांदनी जल्दी नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाता। राजमाता बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। अगर राजकुमारी चांदनी महल में होती तो इतना शोर शराबा सुनकर अब तक आ चुकी होती। उनके साथ कुछ तो गड़बड़ हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरी जगह पर, जो देखने में बिल्कुल किसी गुफा की तरह लग रही थी, वहां मुश्किल से ही 2-3 मशालें जल रही थी। वहां एक बड़े से चट्टान पर राजकुमारी चांदनी बेहोश पड़ी हुई थी। राजकुमारी चांदनी वहां बेहोश थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो इस वक्त महल में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पर थी जो उनके लिए बिल्कुल अनजान थी। अचानक वहां एक परछाई आए जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो कोई आदमी था। वो आदमी राजकुमारी चांदनी के पास आकर खड़ा हो गया। वो नीचे झुककर राजकुमारी चांदनी के चेहरे के पास आया और उनके खूबसूरत चेहरे को प्यार से निहारने लगा। वो युवराज यश प्रताप सिंह थे, जो जल्दी से जल्दी राजकुमारी चांदनी को अपना बना लेना चाहते थे। उन्हें पता था कि इस वक्त सूर्यांश बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसी की टेरिटरी में आकर उससे पंगा लेना उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए युवराज यश प्रताप सिंह ने दूसरा रास्ता अपनाने के बारे में सोचा। वो राजकुमारी चांदनी के बगल में ही लेट गए और उन्हें हल्के से गले लगाकर बोले, जानता हूं जो कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चांद। मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, और अगर नहीं भी करती हो तो भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत भावनाएं तो हैं ही। मेरी बेरुखी से तुम नाराज हो गई थी, मुझे अच्छे से पता है। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूं, चांद। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम सूर्यांश के पास जाती हो। जब वो सूर्यांश तुम्हें देखता है, तुम्हें कुसुम से दिक्कत थी ना? मैंने उस कुसुम की ऐसी हालत कर दी है कि वह खुद ही मुझसे दूर जाने के लिए मेरे सामने भीख मांगती है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही माफ नहीं कर सकता हूँ, चांद। उसकी वजह से हम लोग अलग हो गए। उसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो गई, चांद। इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह बिल्कुल किसी साइको की तरह व्यवहार कर रहे थे। वो इस वक्त सब कुछ भूलकर सिर्फ राजकुमारी चांदनी के पीछे पड़ चुके थे। राजकुमारी चांदनी इस वक्त बेहद ही गहरी बेहोशी में थी। युवराज यश प्रताप सिंह बिल्कुल किसी पागल आशिक की तरह राजकुमारी चांदनी को निहार रहे थे। वहीं दूसरी ओर मागढ़ का पूरा माहौल बिगड़ चुका था। महारानी सुमित्रा देवी ने इस बात को नोटिस कर लिया था कि युवराज यश प्रताप सिंह भी अब यहाँ पर नहीं थे। राजकुमारी चांदनी भी गायब थी, और कहीं न कहीं महारानी सुमित्रा देवी को शक हो गया था कि राजकुमारी चांदनी के गायब होने के पीछे युवराज यश प्रताप सिंह का ही हाथ है। उन्होंने अपने शक के बारे में राजमाता जैस्मिन को भी बता दिया था, जिसकी वजह से राजमाता जैस्मिन गुस्से में आकर सूर्यांश को भी इस बारे में बता देती है। ये जानकर सूर्यांश गुस्से से एकदम पागल हो गया। वो बहुत अच्छे से जानता था कि युवराज यश प्रताप सिंह के दिल में राजकुमारी चांदनी के लिए किस तरह की भावनाएं थीं। उसने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, युवराज यश प्रताप सिंह, भगवान से प्रार्थना कर कि तू मेरी चांद का कुछ भी बिगाड़ने से पहले ही मैं उसे बचा लूं, वरना अगर उसे कुछ हुआ तो वादा है मेरा, तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जिस ताकत पर तुझे आज इतना घमंड है, वही ताकत तुझसे छीन लूंगा। और अगर तूने मेरी चांद को जरा सी भी तकलीफ देने की कोशिश की, तब मैं तुझे जीते जी मौत के दर्शन करवा दूंगा, लेकिन मरने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुझे रोज मारूंगा। तू हर रोज तिल तिल मरेगा। इस वक्त सूर्यांश बिल्कुल महाकाल का रूप लग रहा था, जो आज गुस्से में सब कुछ तबाह कर देना चाहता था। वो 38 साल तक अकेला रहा था, तन्हाई में रहा था, लेकिन अब जब उसकी जिंदगी में कोई समवन स्पेशल था, तो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव हो चुका था। वहीं राजकुमारी चांदनी की किडनैपिंग की खबर अब तक पूरे मागढ़ में फैल चुकी थी। सारे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द उन्हें राजकुमारी चांदनी मिल जाए। लेकिन इस वक्त प्रतापगढ़ का माहौल ही कुछ और था। प्रतापगढ़ की सभी जनता बहुत ही ज्यादा नाराज थी।
वे लोग अपने लिए ऐसा महाराज बिल्कुल भी नहीं चाहते थे जिनके लिए उनके राज्य से बढ़कर एक लड़की हो। युवराज यश प्रताप सिंह की हरकत की वजह से पूरा प्रतापगढ़ उन्हें महाराज न बनाने के लिए विरोध करने लग गया था। युवराज यश प्रताप सिंह सच में बहुत ही लापरवाह युवराज साबित हुए थे, जो राजा बनने के लायक नहीं थे। प्रतापगढ़ में होने वाली इस घटना के बारे में महारानी सुमित्रा देवी जान चुकी थी, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर टेंशन की लकीरें आ गई थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि राजकुमारी चांदनी युवराज यश प्रताप सिंह के पास न हो। अगर राजकुमारी चांदनी युवराज यश प्रताप सिंह के पास मिलती तो युवराज यश प्रताप सिंह प्रतापगढ़ की राजगद्दी से अपना हाथ धो बैठते, क्योंकि कोई भी जनता एक लापरवाह राजा अपने लिए नहीं चाहती थी। जनता में जिस तरह का आक्रोश फैल चुका था, उसे देखकर महारानी सुमित्रा देवी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। सूर्यांश ने महारानी सुमित्रा देवी को समझाया कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा और फिर वह लक्ष्य के साथ राजकुमारी चांदनी के पास निकल पड़ा। वह इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था। उसका गुस्सा इतना अधिक था कि वह युवराज यश प्रताप सिंह को उसी वक्त मार डालना चाहता था। लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह की किस्मत अच्छी थी कि वह इस समय सूर्यांश के सामने नहीं थे। बेशक अभी तक ये साबित नहीं हुआ था कि युवराज यश प्रताप सिंह ने ही राजकुमारी चांदनी को अगवा किया था, लेकिन महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी यह बात भली भांति समझ चुके थे कि चांदनी को गायब करने के पीछे यश प्रताप सिंह ही था, क्योंकि जब से युवराज यश प्रताप सिंह वहां आए थे, सूर्यांश ने शुरुआत से ही उनकी गतिविधियों पर नजर रखवाना शुरू कर दिया था। सूर्यांश के सैनिकों को युवराज यश प्रताप सिंह की गतिविधियां थोड़ी अजीब तो लगी थी, लेकिन किसी ने भी इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन जब राजकुमारी चांदनी अचानक गायब हो गई, तब सभी ने सूर्यांश को ये जानकारी दे दी। आज सुबह से ही युवराज यश प्रताप सिंह महल के हर कोने को ध्यान से देख रहे थे और यहाँ के गुप्त रास्तों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। 5 दिन पहले युवराज यश प्रताप सिंह किसी बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य से मिलने गए थे और उनसे कुछ दवाइयां भी ली थी। लक्ष्य राजकुमारी चांदनी की लोकेशन पता कर चुका था, क्योंकि युवराज यश प्रताप सिंह को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि राजकुमारी चांदनी के हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट कोई सामान्य ब्रेसलेट नहीं था। राजकुमारी चांदनी के हाथ में वो ब्रेसलेट अब भी मौजूद था, जिसकी वजह से लक्ष्य उनके लोकेशन को सटीक रूप से ट्रेस करके उनके पास पहुंच रहा था। महाराज सूर्यांश ने मन ही मन कहा, चांद, बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम्हारा अंश तुम्हें बचाने आ रहा है। मैं उस यश प्रताप को उसकी औकात दिखाने आ रहा हूँ। चांद, बस मेरा इंतजार करना। मैं जानता हूं तुम इतनी ताकतवर हो कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों डर लग रहा है। पहले कभी कोई मेरी जिंदगी में नहीं था चांद, लेकिन अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। मैं चाहकर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, वरना मैं मर जाऊंगा। इन सब बातों को सोचते हुए सूर्यांश बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आ गई थी। उसे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि साल 2024 में मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार तो किसी ने किया भी नहीं होगा। शायद उसकी लाश यूं ही कहीं पड़ी रह गई होगी या फिर किसी ने यूं ही जला दिया होगा। वहां कोई नहीं था उसका अपना जिसने उसका सही से अंतिम संस्कार किया हो। लेकिन सूर्यांश इस बात से अनजान था कि साल 2024 में भी उसका कोई बहुत ही खास, बहुत ही अपना व्यक्ति था, जिसने अपनी आंखों में ढेर सारे आंसू लिए हुए उसका अंतिम संस्कार किया था। कोई था वहां जो सूर्यांश को इस हाल में देखकर दर्द से तड़प रहा था और रो रहा था। लेकिन 2024 में कोई तो था जिसके लिए सूर्यांश से ज्यादा कोई दूसरा उसका अपना नहीं था। कोई था जो सूर्यांश की मौत पर बिलख बिलख कर रो रहा था। कोई था जो सूर्यांश को इंसाफ दिलाने के लिए उस इंसान को सबक सिखाने वाला था, जिसने सिर्फ सूर्यांश को मारने के लिए इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट करवाया था, उसे नर्क के दर्शन करवाने वाला था। वहीं सूर्यांश भी हर तरफ राजकुमारी चांदनी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था। वह न तो ढंग से खाना खाता था और न ही ढंग से सोता। वह बस खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए इंजेक्शन का सहारा लेता था, जो उसे लक्ष्य ही देता था। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब तक राजकुमारी चांदनी का कोई अता पता नहीं चला था। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। आसमान में चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे और इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी के पास नहीं थे। वे विवाह की तैयारी के लिए बाहर गए हुए थे। राजकुमारी चांदनी अभी भी एक चट्टान पर लेटी हुई थी। उनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। वे थोड़ी बेहोशी की हालत में थी कि अचानक उस अंधेरी जगह में राजकुमारी चांदनी के पैरों की ओर थोड़ी दूरी पर एक होल क्रिएट होने लगा। एक काले रंग का होल बना, जो बेहद रहस्यमय था।
अगले ही पल उसी होल से एक इंसान लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ा। वह इंसान जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर की बनावट को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह एक लड़की थी। उसने सिर से लेकर पांव तक खुद को काले रंग के कपड़ों से ढक रखा था। ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक टॉप और उसके ऊपर ब्लैक हुडी पहनी हुई थी। हुडी से उसने अपना सिर ढक रखा था और ब्लैक मास्क भी लगाया हुआ था। वह किसी बेवकूफ की तरह अपना सिर खुजलाने लगी। वही लक्ष्य सूर्यांश को जंगल में एक ऐसी जगह पर ले गया था जिसके बारे में सूर्यांश को कोई अंदाजा नहीं था। सूर्यांश के पीछे पीछे 200 सैनिकों की एक टुकड़ी भी आ रही थी। अचानक चलते चलते लक्ष्य रुक गया। सूर्यांश को समझ नहीं आया कि लक्ष्य अचानक क्यों रुक गया। वह लक्ष्य को ध्यान से देखने लगे और आदेश देते हुए बोले, लक्ष्य, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से मुझे वहां ले चलो जहां पर राजकुमारी चांदनी है। लेकिन लक्ष्य सूर्यांश की बात सुनकर भी वहीं पर खड़ा रहा। महारानी जैस्मिन ने लक्ष्य को पहले से ही इस तरह तैयार कर दिया था कि वह सूर्यांश की बात न माने। लक्ष्य केवल दो लोगों से आदेश ले सकता था, राजकुमारी चांदनी और राजमाता जैस्मिन। केवल उन्हीं के आदेश पर वह हथियार चला सकता था या किसी को जान से मार सकता था। सूर्यांश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लक्ष्य ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी चांदनी जब अपनी आंखें खोलती थी तो खुद को एक अनजान जगह पर देखकर थोड़ा घबरा गई थी। हालांकि उनकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत नकारात्मक महसूस हो रहा था। उन्होंने आसपास सब कुछ नोटिस किया, लेकिन उन्हें सिवाय थोड़ी बहुत लाल रोशनी के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनके कानों में किसी के जूतों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल युवराज यश प्रताप सिंह उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें सामने देखकर राजकुमारी चांदनी का मन एकदम खाली हो गया। युवराज यश प्रताप सिंह जब राजकुमारी चांदनी को होश में देखते थे तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ जाते थे। वे तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अपने सीने से लगा लेते थे। राजकुमारी चांदनी युवराज यश प्रताप सिंह को खुद से दूर करने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उन्हें इस समय युवराज यश प्रताप सिंह पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अगले ही पल उन्हें महसूस हुआ कि आसपास से किसी विशेष प्रकार की जड़ी बूटी की गंध आ रही थी। यह एक बहुत ही खास प्रकार की जड़ी बूटी थी जिसे यदि किसी के मस्तिष्क पर लगाया जाए तो वह इंसान शक्तिहीन हो जाता था और धीरे धीरे अपने होश खोने लगता था। अब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके माथे पर कोई गीली सी चीज लगी हुई थी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि उनके साथ क्या हो रहा था। उन्हें इस समय गुस्सा, बेचैनी, घबराहट और डर सब एक साथ महसूस हो रहा था। उन्होंने अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। युवराज यश प्रताप सिंह जानते थे कि राजकुमारी चांदनी युद्ध कला में बहुत कुशल थी, इसीलिए उनसे सीधे लड़कर उन्हें हराया नहीं जा सकता था। उन्हें अपने नियंत्रण में लाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे तरीके अपनाना ही उन्हें उचित लगा। उन्होंने राजकुमारी चांदनी के माथे पर किस करते हुए कहा, चांद, आप अभी आराम कीजिए। 2 दिन बाद हमारी शादी है और हम चाहते हैं कि उस दिन आप सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखें। और आपको कुसुम की चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से हम कुसुम को एक बहुत ही खास प्रकार का जहर दे रहे हैं, जिससे वो धीरे धीरे अंदर से मरती जा रही है। वो सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर खुद ही मर जाएगी और फिर हम पूरे प्रतापगढ़ के सामने आपको अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करेंगे, परंतु विवाह 2 दिन बाद ही करेंगे। अभी आप आराम कीजिए, हम आपके लिए भोजन लेकर आते हैं। हमें पता है कि आपको भूख लगी होगी। राजकुमारी चांदनी को उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्हें युवराज यश प्रताप सिंह की बात सुनकर हैरानी भी हो रही थी। वो उनकी मेंटालिटी को देखकर पूरी तरह चौंक गई थी। उन्हें अब साफ समझ आ गया था कि यह आदमी पागल हो चुका है और अगर इसकी बात अभी चुपचाप नहीं मानी गई तो पता नहीं ये क्या कर बैठे। राजकुमारी चांदनी बहुत चालाक थी। उन्हें अच्छे से पता था कि यहाँ से भागने के लिए ताकत की जरूरत होगी, इसीलिए उन्होंने चुपचाप युवराज यश प्रताप सिंह द्वारा लाया गया भोजन खा लिया। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। राजकुमारी चांदनी ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे बचाया जाए। तभी अचानक किसी की नजर राजकुमारी चांदनी पर पड़ गई। उसे देखकर उस लड़की की आंखों में हैरानी के भाव आ गए। वह राजकुमारी चांदनी को आश्चर्य से देख रही थी। उन्हें देखते वक्त उसकी आंखों में नरमी और ढेर सारा प्यार था। लेकिन अगले ही पल उस लड़की ने अपने चेहरे को एकदम एक्सप्रेशनलेस कर लिया और राजकुमारी चांदनी से अपनी नजरें हटाकर आसपास रास्ता ढूंढने लगी।
वो समझ चुकी थी कि राजकुमारी चांदनी को अगवा किया गया है। उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की ताकि इस जगह से बाहर निकला जा सके। तभी उसे एहसास हुआ कि यह जगह जमीन के अंदर एक खुफिया स्थान था। ये जगह बहुत ही खास तरीके से बनाई गई थी और ऐसी ही किसी जगह पर महाराज उदय प्रताप सिंह को भी छुपाकर रखा गया था। कुछ राजा महाराजा खुद को या किसी को छुपाने के लिए ऐसी जगहों का इस्तेमाल करते थे। जब वो लड़की उस गुफा से बाहर आई तो वह हैरान रह गई, क्योंकि बाहर निकलते ही जो दरवाजा जमीन के अंदर जा रहा था वो तुरंत बंद हो गया। इसे देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वहां कोई दरवाजा भी था। वो दरवाजा बहुत ही छोटा था और उसे खोलने के लिए केवल एक लोहे का हैंडल दिखाई दे रहा था, जो सूखी पत्तियों से पूरी तरह छुपा हुआ था। सामान्यतः कोई भी इंसान इस जगह को ढूंढ नहीं सकता था। वो लड़की समझ चुकी थी कि यह जगह दुश्मनों से छुपने के लिए बनाई गई है। उसने बिना किसी भाव के अपने पॉकेट से एक बड़ा सा लाल रंग का कपड़ा निकाला, उस पर अंग्रेजी में कुछ लिखकर दरवाजे पर चिपका दिया और फिर उसने अपने पॉकेट से बंदूक निकाली और आसमान की ओर अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। यह आवाज बहुत ही तेज थी और आसमान में अचानक से अंग्रेजी में हेल्प लिखा हुआ दिखाई दिया। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि सूर्यांश जल्दी से यहाँ आए और राजकुमारी चांदनी को इस जगह से बचा ले जाए। इतना करने के बाद वो लड़की वापस जमीन पर बैठ गई और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को दोबारा खोला और उसके अंदर चली गई। वो वापस अंदर जाकर राजकुमारी चांदनी को देखने लगी। वो उनके पास जाकर उनके माथे पर किस कर देती है और कहती है, मैं एक बार और वापस आऊंगी और आप सभी को अपनी असली पहचान जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मेरा यहाँ रहना सही नहीं है। मेरे यहाँ होने से बहुत कुछ बदल सकता है और किसी खास ने मुझसे कहा था कि समय और यूनिवर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर वो लड़की चुपचाप राजकुमारी चांदनी को देखती रहती है और फिर उनसे दूर हटकर उस होल के पास पहुंच जाती है जहां से वह आई थी। वो चुपचाप उस होल में वापस चली जाती है और वह होल तुरंत ही गायब हो जाता है और इसी के साथ वह रहस्यमयी लड़की भी वहां से गायब हो जाती है। वो लड़की तो वहां से चली गई थी, लेकिन उसने राजकुमारी चांदनी की मदद के लिए सूर्यांश तक खबर पहुंचा दी थी। सूर्यांश, जो उसी क्षेत्र के आसपास था, उसने अंधाधुंध फायरिंग की आवाज बहुत अच्छे से सुनी थी। उसने आसमान में हेल्प लिखा हुआ भी देख लिया था, जो एक अंग्रेजी शब्द था और इस दुनिया में अंग्रेजी बहुत ही गिने चुने लोग ही बोलते थे। सूर्यांश जल्दी से उस दिशा में आगे बढ़ा और उस जगह पर पहुंच गया जहां से वह रहस्यमयी लड़की फायरिंग कर रही थी। वह अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे हुए लाल रंग के कपड़े पर पड़ी। उसने तुरंत ही वह कपड़ा उठा लिया और देखा कि उसके ऊपर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। जैसे जैसे उसने वह चीज पढ़नी शुरू की, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती चली गईं। उस पर लिखा कुछ यूं था, एक वक्त जरूर आएगा जब मैं आप लोगों के सामने आऊंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं कौन हूं, ये जानने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि किस्मत आपको खुद ही बता देगी कि मैं कौन हूं। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो इस लाल कपड़े के नीचे वाली जमीन के अंदर एक खुफिया जगह पर है। उन्हें बचाने के बाद एक बात याद रखिएगा, दुश्मन को हमेशा जड़ से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसका जिंदा रहना हमें भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इन सभी बातों को उस लड़की ने अंग्रेजी में लिखा था। सूर्यांश इन सभी बातों को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया था। आखिर अब यहाँ कौन नया इंसान आ गया था जिसे अंग्रेजी आती है, और ऊपर से वो क्यों राजकुमारी चांदनी की मदद कर रहा है। सूर्यांश ने इन सब बातों को इग्नोर करते हुए आसपास जमीन पर हाथ मारना शुरू कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ अजीब है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एक लोहे की हैंडल दिखाई दी जो पत्तियों से ढकी हुई थी। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया, जबकि बाकी सारे सैनिक बाहर ही खड़े थे। सूर्यांश के साथ केवल 2 सैनिक अंदर गए थे। यह वही जगह थी जहां लक्ष्य रुका हुआ था। उसने सूर्यांश को राजकुमारी चांदनी तक पहुंचा तो दिया था, लेकिन चूंकि राजकुमारी चांदनी ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे वाली खुफिया जगह में थी, इसलिए सूर्यांश उन्हें ढूंढ नहीं पाया था। सूर्यांश को ऐसा लगा था कि शायद युवराज यश प्रताप सिंह ने राजकुमारी चांदनी के हाथ का ब्रेसलेट निकालकर कहीं फेंक दिया है, जिसकी वजह से लक्ष्य उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहा है। या फिर यह भी हो सकता था कि लक्ष्य और राजकुमारी चांदनी के ब्रेसलेट के बीच का कनेक्शन टूट गया है, या फिर लक्ष्य में ही कोई गड़बड़ी है। बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लक्ष्य 2 दिन पहले ही एकदम सही जगह पर पहुंच गया था। उधर दूसरी तरफ इतनी तेज और भयानक आवाज युवराज यश प्रताप सिंह ने भी सुनी थी।
वो समझ चुके थे कि यह आवाज वहीं से आ रही थी जहां राजकुमारी चांदनी थी। उन्होंने अपने हाथ में बेहद खूबसूरत शादी का लहंगा पकड़ा हुआ था और वह दौड़ते हुए राजकुमारी चांदनी की ओर बढ़ने लगे थे। वो जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाना चाहते थे। युवराज यश प्रताप सिंह तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गए थे जहां उन्होंने राजकुमारी चांदनी को रखा था, लेकिन राजकुमारी चांदनी वहां नहीं थी। राजकुमारी को वहां से गायब देखकर युवराज यश प्रताप सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उन्होंने आसपास देखना शुरू किया था कि तभी अचानक उनके सिर पर किसी ने बहुत तेज वार किया। युवराज यश प्रताप सिंह ने तुरंत ही अपने बगल में देखा, जहां से सूर्यांश अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लिए हुए उनकी ही ओर बढ़ रहा था। सूर्यांश को वहां देखकर युवराज यश प्रताप सिंह हैरान रह गए थे, क्योंकि यह जगह इतनी ज्यादा खुफिया थी कि वहां कोई भी यूं ही नहीं पहुंच सकता था जब तक कोई उस गुफा का राज न जानता हो। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमारी चांदनी ने ही सूर्यांश की मदद की हो, लेकिन उन्हें राजकुमारी चांदनी कहीं भी दिखाई नहीं दी। उधर इसी गुफा के दूसरी तरफ लक्ष्य राजकुमारी चांदनी का उपचार कर रहा था। वो उन्हें ताकत का इंजेक्शन दे चुका था और उनके ठीक होने का इंतजार कर रहा था। वहीं सूर्यांश की आंखें उस वक्त गुस्से से एकदम लाल थीं, क्योंकि उसके सामने वह इंसान खड़ा था जो उसकी चांदनी पर गंदी नजर रखता था। सूर्यांश ने अपने हाथ में पड़ी रॉड उठाई और एक बार फिर से युवराज यश प्रताप सिंह पर हमला कर दिया। युवराज खुद को संभाल नहीं पाए और सीधे जमीन पर गिर गए। उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाकर सूर्यांश की ओर देखा, जिनकी आंखें बेहद भयानक लग रही थीं। सूर्यांश तुरंत ही जमीन पर बैठ गया। युवराज यश प्रताप सिंह के बाल पकड़ लिए और उनके सिर को जमीन पर पटक दिया। वह इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने युवराज यश प्रताप सिंह को घसीटते हुए पहले गुफा से बाहर निकाला, क्योंकि अंदर सभी को थोड़ी थोड़ी घुटन हो रही थी। लक्ष्य भी राजकुमारी चांदनी को लेकर बाहर आ गया। लक्ष्य एक रोबोट था, इसलिए उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन खून से लथपथ युवराज यश प्रताप सिंह जब लक्ष्य की बाहों में राजकुमारी चांदनी को देख रहे थे तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब वह खुद राजकुमारी चांदनी के आसपास होते हैं तब सूर्यांश गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन अब लक्ष्य उन्हें अपनी बाहों में लेकर खड़ा था तब सूर्यांश को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था। युवराज यश प्रताप सिंह ने अपने मुंह से बहते खून को साफ करते हुए कहा, अगर तू सच में मेरी चांद से प्यार करता तो उसे इस पराये आदमी की बाहों में नहीं रहने देता। उनकी बात सुनकर सूर्यांश जोर जोर से हंसने लगा। उसने वहां मौजूद सभी सैनिकों को थोड़ा दूर जाने का आदेश दे दिया। युवराज यश प्रताप सिंह को समझ ही नहीं आया कि सूर्यांश हंस किस बात पर रहा है। वहीं सूर्यांश बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए लक्ष्य की ओर देखकर बोला, लक्ष्य, जिस तरह पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है वैसे ही तुम खुद को सूरज समझो और युवराज यश प्रताप सिंह को अपने चक्कर लगवाओ, वो भी बहुत स्पीड में। जैसे ही लक्ष्य ने सूर्यांश की बात सुनी, उसने राजकुमारी चांदनी को जमीन पर आराम से लिटा दिया और अपना हाथ लंबा कर दिया, सीधा युवराज यश प्रताप सिंह की गर्दन तक। लक्ष्य के हाथ को लंबा होता देख युवराज यश प्रताप सिंह हैरान रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी इंसान का हाथ इतना लंबा कैसे हो सकता है। वहीं सूर्यांश के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्य ने युवराज यश प्रताप सिंह को पृथ्वी की ही तरह गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी गति बहुत अधिक तेज थी। लक्ष्य की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि थोड़ी दूरी पर खड़े सूर्यांश को भी कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह राजकुमारी चांदनी को अपनी बाहों में लिए दूसरी ओर चला गया और उनके चेहरे पर प्यार से किस करने लगा। उसे राजकुमारी चांदनी को देखे हुए कई दिन हो चुके थे। वहीं लक्ष्य ने अब तक युवराज यश प्रताप सिंह की हालत खराब कर दी थी। अचानक राजकुमारी चांदनी को होश आने लगा। उन्होंने धीरे से आंखें खोली तो सामने सूर्यांश का चेहरा देखा। उसे अपनी आंखों के सामने पाकर राजकुमारी चांदनी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। वो समझ गई थी कि अब कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सूर्यांश उनके पास आ गया था। उन्होंने अपने कमजोर हाथों से सूर्यांश को हग कर लिया। वहीं लक्ष्य युवराज यश प्रताप सिंह को जमीन पर पटककर सूर्यांश के पास आ गया और उसके अगले आदेश का इंतजार करने लगा। मगर सूर्यांश लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका सारा ध्यान केवल राजकुमारी चांदनी पर था। वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ महल में एक अलग ही बवाल मचा हुआ था। जनता ने साफ साफ युवराज यश प्रताप सिंह को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे में महारानी सुमित्रा देवी ने माहौल को शांत करने के लिए जनता के बीच घोषणा कर दी थी कि उनके ही कहे अनुसार युवराज यश प्रताप सिंह अब प्रतापगढ़ के महाराज नहीं बनेंगे। इसके बाद जनता थोड़ी शांत हो गई थी।
लेकिन महारानी सुमित्रा देवी की बात सुनकर छोटी महारानी चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि युवराज मान प्रताप सिंह बिल्कुल भी महाराज नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने अपने भविष्य के लिए कुछ अलग ही सपने सजाए थे। युवराज मान प्रताप सिंह एक लेखक बनना चाहते थे, और राजकुमारी चांदनी के जीवन में आए इतने सारे उतार चढ़ावों ने उन्हें इस कदर प्रभावित किया था कि उन्होंने राजकुमारी चांदनी के ऊपर एक जीवनी लिखना भी शुरू कर दिया था। छोटी महारानी नहीं चाहती थी कि उनका छोटा सा युवराज वो काम करे जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। महारानी सुमित्रा देवी भी इस बात को अच्छे से जानती थी। अचानक ही महारानी सुमित्रा देवी के दिमाग में सूर्यांश का ख्याल आया, जो उनका अपना बेटा था। हालांकि बात सिर्फ बेटी की नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदार महाराज की थी। और सूर्यांश ने सूर्यगढ़ को बहुत अच्छे से संभाला था। तभी तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी के ही चर्चे थे। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते थे कि महाराज हो तो सूर्यांश जैसा, वरना ना हो। ऐसे में कहीं न कहीं महारानी सुमित्रा देवी के दिमाग में यह विचार आ चुका था कि महल का अगला महाराज सूर्यांश को ही बनना चाहिए। महाराज उदय प्रताप सिंह जब दीनापुर के साथ युद्ध के लिए गए थे, उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने महाराज सूर्यांश की बहुत तारीफ की थी कि वो एक बहुत ही अच्छे महाराज है। मिला जुलाकर अभी जो प्रतापगढ़ के राजा हैं, उनकी नजरों में भी सूर्यांश एक बहुत ही योग्य महाराज थे। महारानी सुमित्रा देवी के इस फैसले पर महाराज उदय प्रताप सिंह को भी कोई आपत्ति नहीं होनी थी, क्योंकि प्रतापगढ़ की जनता खुद ही युवराज यश प्रताप सिंह को महाराज मानने को तैयार नहीं थी। और सच कहें तो महारानी सुमित्रा देवी को भी युवराज यश प्रताप सिंह का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि प्रतापगढ़ का अगला महाराज अब सूर्यांश ही बनेगा। सूर्यांश ही वो इकलौता इंसान था जिस पर आंख बंद करके भी भरोसा किया जा सकता था। वही सूर्यांश था जो प्रतापगढ़ की व्यवस्था को अच्छे से संभाल सकता था। बाकी भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे देखा जाएगा। वैसे भी प्रतापगढ़ की जनता महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी का बहुत सम्मान करती थी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी चांदनी और सूर्यांश बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। दोनों बिना आसपास के माहौल की परवाह किए वहीं एक दूसरे को चूमने लगे थे। उन्हें लक्ष्य की उपस्थिति से कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी, और अगर युवराज यश प्रताप सिंह देख भी रहे थे तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दोनों ही आधुनिक सोच वाले थे जिनके लिए ये सब सामान्य था। और उनकी सोच सही साबित हो रही थी, क्योंकि युवराज यश प्रताप सिंह सच में सब कुछ देख रहे थे और उनका चेहरा गुस्से से एकदम लाल पीला हो चुका था। वो उसी वक्त उठकर सूर्यांश को जान से मार देना चाहते थे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से खुद को हिला पा रहे थे। वहीं सूर्यांश और राजकुमारी चांदनी एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन देख रहा है या कौन मौजूद है। दोनों थोड़ी देर ब्रेक लेते, फिर किस करने लगते, फिर थोड़ी देर रुकते और फिर से चूमने लगते। इसी तरह वे लगातार 45 मिनट तक किस करते रहे। उन्हें तब होश आया जब लक्ष्य ने एक अलार्म बजाया। यह अलार्म राजकुमारी चांदनी की दवाई का था, क्योंकि भले ही उनके अंदर का ड्रग खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी बॉडी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। फिलहाल 1-2 महीने तक उन्हें दवाई की जरूरत थी। राजकुमारी चांदनी ने अपनी थोड़ी बहुत ताकत लगाकर खुद को सूर्यांश की गोद में ठीक से बिठा लिया। लक्ष्य ने चुपचाप दवाई निकाली और उन्हें दे दी। राजकुमारी चांदनी ने दवाई खुद ही खा ली। फिर सूर्यांश ने उन्हें आराम से बैठा दिया और जैसे ही वो युवराज यश प्रताप सिंह की तरफ मुड़ने लगे, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। युवराज यश प्रताप सिंह वहां नहीं थे, वे गायब हो चुके थे। इस बारे में सोचते ही सूर्यांश का दिमाग घूम गया, क्योंकि युवराज यश प्रताप सिंह का इस तरह से भाग जाना कोई अच्छा संकेत नहीं था। सूर्यांश ने देखा था कि युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी के लिए कितने पागल हैं, और जब उन्होंने युवराज यश प्रताप सिंह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की थी, तब उन्हें बहुत सारी बातें पता चली थी। एक बात जो सूर्यांश को सबसे ज्यादा चिंता में डाल रही थी, वो ये थी, अगर युवराज यश प्रताप सिंह को कुछ पसंद आ जाए तो वो हर हाल में उसे पा लेते हैं, वरना उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इस बात ने सूर्यांश को गहरी चिंता में डाल दिया था। सूर्यांश को तनाव में देखकर राजकुमारी चांदनी ने कहा, अंश, हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। महल में पहुंचकर हम वहां के लोगों को शांति दे सकते हैं, जो महल में बैठे हुए हमारी चिंता कर रहे होंगे। सूर्यांश चुप रहा। तब राजकुमारी चांदनी ने आगे कहा, हमारे पास और भी मौके होंगे। हम युवराज यश प्रताप सिंह को हर तरफ ढूंढ लेंगे और हर हाल में उन्हें मारकर ही दम लेंगे। सूर्यांश थोड़ा गुस्से में था, क्योंकि युवराज यश प्रताप सिंह ने राजकुमारी चांदनी को चोट पहुंचाई थी और उनके साथ गलत व्यवहार किया था।
और जब उन्हें सजा दी जानी थी तब वो भाग गया था। तभी राजकुमारी चांदनी ने सूर्यांश का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बड़े ही प्यार से बोली, एक गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ तुम्हें, समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। सूर्यांश ने अपने गुस्से को थोड़ा काबू में करते हुए कहा, तुम बोलो चांद, मैं सुन रहा हूँ। राजकुमारी चांदनी उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्माते हुए बोली, अंश, आई एम प्रेग्नेंट। तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक मेडिकल जीनियस हूँ और मैं महसूस कर सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कंसीव कर लिया है। कुछ दिनों बाद प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखाई देने लगेंगे। वहीं जब सूर्यांश ने ये सुना तो उसकी धड़कन एक पल के लिए थम सी गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। वह हकलाते हुए एक बार फिर से पूछ बैठा, क्या क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो, शायद मैं ढंग से सुन नहीं पाया। उसके इस रिएक्शन पर राजकुमारी चांदनी मुस्कुरा उठी और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर बोली, अंश, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समस्या पैदा हो उससे पहले ही हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि युवराज यश प्रताप सिंह कहीं कोई बड़ी परेशानी ना खड़ी कर दे। जब राजकुमारी चांदनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो सच में प्रेग्नेंट है तो सूर्यांश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने राजकुमारी चांदनी को जोर से गले लगा लिया। एक समय था जब सूर्यांश अपनी जिंदगी को कोसा करता था। एक वक्त था जब उसने अनाथों वाली जिंदगी जी थी, लेकिन आज उसके पास इतना बड़ा परिवार था कि कुछ लोगों के नाम तक उसे याद नहीं थे। उसका बच्चा इस दुनिया का पहला ऐसा इंसान होगा जिससे सूर्यांश का खून का रिश्ता होगा। सूर्यांश बेहद खुश था। अगर वह अपनी पुरानी दुनिया में होता तो शायद आज भी किसी मुर्दे की तरह जिंदगी जी रहा होता। वो राजकुमारी चांदनी से मिलने के बाद से ही हमेशा भगवान को उस ट्रेन एक्सीडेंट के लिए धन्यवाद देता था जिसमें उसकी जान चली गई थी। आज एक ही दिन में सूर्यांश को एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज दोनों मिल गई थी। बैड न्यूज ये थी कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन युवराज यश प्रताप सिंह आज उसके हाथ से बचकर भाग गया था, जो भविष्य में कोई बड़ी समस्या खड़ी कर सकता था। लेकिन उसे जो गुड न्यूज मिली थी वो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। उसका अपना खून इस दुनिया में आने वाला था। वो एक छोटे बच्चे का पिता बनने वाला था। सूर्यांश बहुत ज्यादा खुश था। वो युवराज यश प्रताप सिंह के बारे में लगभग भूल ही गया था और वे सभी हंसते मुस्कुराते हुए महल की तरफ आने लगे थे। इस वक्त राजकुमारी चांदनी भी यह भूल चुकी थी कि लक्ष्य बहुत ही आसानी से युवराज यश प्रताप सिंह को ढूंढ सकता था। अगले दिन आज महल में हर तरफ खुशियों का माहौल था। महल के सभी लोग जान चुके थे कि राजकुमारी चांदनी मां बनने वाली है, लेकिन इस बात को किसी ने भी अभी तक जनता के सामने नहीं आने दिया था। सभी जल्द से जल्द राजकुमारी चांदनी और सूर्यांश का विवाह करवा देना चाहते थे। 2 दिन बाद राजकुमारी चांदनी और सूर्यांश का विवाह तय हुआ था। महाराज सूर्यांश और राजकुमारी चांदनी दोनों ने ही यह तय किया था कि उनके विवाह के दिन ही पद्मा और प्रत्युष, राजकुमारी ऐश्वर्या और युवराज सम्राट सिंह का विवाह भी होगा। सभी बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन राजकुमारी चांदनी के दिमाग में अब भी युवराज यश प्रताप सिंह का ख्याल चल रहा था, क्योंकि एक घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं दूसरी ओर पद्मा परेशान होकर अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। विवाह तो प्रतापगढ़ से होना था, जहां उसके ससुराल वाले रहते थे। अगर उसके ससुराल वालों को ये बात पता लग जाती तो वे किसी भी हाल में यह विवाह नहीं होने देते। पद्मा तनाव में थी और प्रत्युष भी यह समझ रहा था कि वो क्यों परेशान है। प्रत्युष इस वक्त पद्मा के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। वो अंदर आ गया और पद्मा को गले से लगा लिया। प्रत्युष की इस हरकत से पद्मा पूरी तरह चौंक गई थी। प्रत्युष ने पद्मा के कान में फूंक मारते हुए कहा, तो फिक्र मत करो, धरती आसमान एक क्यों न हो जाए, हमारी शादी तो होकर ही रहेगी। अगर किसी ने भी हमारी शादी को रोकने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और सबसे कमाल की बात बताऊं, तुम्हारा छोड़ा हुआ पति भी हमारी शादी में आएगा। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा उसकी शक्ल देखने का। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, उसका चेहरा तो देखने लायक होगा। पद्मा समझ गई थी कि प्रत्युष मन ही मन क्या सोच रहा है। पद्मा हमेशा ही प्रत्युष की बातों से हैरान हो जाया करती थी, क्योंकि वो हर झगड़े को शांति से सुलझाने की कोशिश करती थी। लेकिन प्रत्युष तो वह इंसान था जो बात शांति से हो सकती थी उसमें भी झगड़ा खड़ा कर देता था। प्रत्युष किसी से नहीं डरता था, जो उसके दिल में आता था वही करता था। और वहीं पूरे प्रतापगढ़ में घोषणा हो चुकी थी कि प्रतापगढ़ का अगला महाराज सूर्यगढ़ का महाराज होगा। इस बात को जानकर प्रतापगढ़ की सारी जनता खुश थी, क्योंकि उन्होंने सूर्यगढ़ के महाराज की हजारों तारीफें सुन रखी थी।
जनता को विश्वास हो गया था कि अब प्रतापगढ़ का भविष्य सही हाथों में है, वरना जिस इंसान को एक लड़की के सामने अपना राज्य तक दिखाई न दे, वो महाराज बनने के लायक ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर युवराज यश प्रताप सिंह इस वक्त किसी और गुफा में मौजूद थे, जहां उनके सामने उनका एक वफादार सैनिक खड़ा था, जो प्रतापगढ़ की सारी जानकारियां उन्हें दे रहा था। जैसे ही उन्हें ये पता चला कि प्रतापगढ़ का अगला महाराज सूर्यांश को घोषित किया जा रहा है, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। नफरत तो पहले से ही उनके दिल में थी सूर्यांश के लिए, लेकिन अब यह नफरत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन्हें तो इस वक्त अपनी मां पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सूर्यांश को, जो उनके खुद के बेटे का दुश्मन था, राज्य का महाराज घोषित कर दिया था। वो दांत पीसते हुए बोले, मैं नहीं गया था तुझसे जंग का ऐलान करने, लेकिन तू था जो मेरी जिंदगी में आया और आता ही चला गया। पहले तूने मुझसे राजकुमारी चांदनी छीनी और अब मेरा राज्य भी छीन रहा है। महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब तो आर या पार, या तो मैं मर जाऊंगा या तुझे मार दूंगा। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, तुझे जान से मारना। इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह की आंखों में सूर्यांश के लिए इतनी नफरत थी कि जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है, और भविष्य में जो कुछ भी होगा, या तो उसमें युवराज यश प्रताप सिंह खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, या फिर सूर्यांश को बर्बाद कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ मागढ़ महारानी सुमित्रा देवी के द्वारा लिए गए फैसले को सुनकर सूर्यांश भी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे प्रतापगढ़ नहीं चाहिए था। वो खुद इतना काबिल था कि उसने अपने दम पर अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। वो महारानी सुमित्रा देवी से बात करना चाहता था, लेकिन वे उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। शायद उन्हें पता था कि सूर्यांश उनसे क्या बात करना चाहता है। सूर्यांश के दिमाग में इस वक्त हजारों बातें चल रही थीं। वो सोच रहा था कि युवराज यश प्रताप सिंह के हाथ से राजकुमारी चांदनी तो पहले ही जा चुकी थी, और अब प्रतापगढ़ भी चला गया। ऐसे में युवराज यश प्रताप सिंह चुप नहीं बैठेगा। वो क्रोध और बदले की आग में झुलस रहा होगा, क्योंकि उसके अनुसार सूर्यांश ने उसकी हर कीमती चीज छीन ली थी। इस वक्त महारानी सुमित्रा देवी, महाराज तेज सिंह और युवराज सम्राट सिंह तीनों ही प्रतापगढ़ में थे, क्योंकि वहां इन 2-3 दिनों में बहुत हलचल मच चुकी थी। वहीं मागढ़ में जब राजकुमारी चांदनी वापस आई थी, तब सबके चेहरे पर खुशी थी, सिवाय एक इंसान के, और वो कोई और नहीं बल्कि कुसुम थी। राजकुमारी चांदनी को सही सलामत वापस आते हुए देखकर कुसुम को बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी, लेकिन उसे अपने अंदर कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो अपने कक्ष में चली गई थी। युवराज यश प्रताप सिंह ने कुसुम को जहर दिया था, जो धीरे धीरे असर कर रहा था। कुसुम की हालत वक्त के साथ साथ बिगड़ती ही जा रही थी। वो चुपचाप अपने कक्ष में जाकर सो गई थी। धीरे धीरे वक्त बीत गया और सीधे शादी का दिन आ गया। इस बीच सब बहुत ज्यादा खुश थे। सभी अपनी अपनी शादी के लिए बहुत उत्साहित थे। एक ही दिन में 3 जोड़ों की शादी होने वाली थी। हालांकि सूर्यांश के मन में थोड़ा डर जरूर था कि उनकी शादी में युवराज यश प्रताप सिंह कोई न कोई रुकावट जरूर पैदा करेंगे, लेकिन सूर्यांश को इससे कोई लेना देना नहीं था। उसने पहले से ही अपने सैनिकों को तैयार कर रखा था। वहीं शादी की तैयारियों में तीनों दुल्हनों ने जमकर शॉपिंग की थी। सब कुछ बहुत हंसी खुशी हो रहा था और पद्मा को भी सबका भरपूर प्यार मिल रहा था। प्रत्यूष मन ही मन बहुत ही बेसब्री से अपनी शादी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि शादी के दिन वह एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। उसे मालूम था कि शादी के बाद जो तमाशा होने वाला है, उसके लिए पद्मा को मानसिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी था, क्योंकि पद्मा पहले से ही शादीशुदा औरत थी। प्रत्यूष जानता था कि शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, लेकिन अगर इस रिश्ते में सिर्फ बंधन हो और प्यार न हो, तो उसमें भगवान का आशीर्वाद भी नहीं होता। अगर पद्मा की पहली शादी में भगवान का आशीर्वाद होता, तो उसकी वैवाहिक जिंदगी इतनी दुखद नहीं होती। शायद भगवान भी उसकी पहली शादी से प्रसन्न नहीं थे। प्रत्यूष ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। ऐसे ही हंसी खुशी के माहौल में शादी का दिन भी आ चुका था। सभी दूल्हे और दुल्हनें बेहद उत्साहित थे। सबसे अधिक उत्साहित तो प्रतापगढ़ की जनता थी। जब से उन्हें पता चला था कि उनका अगला महाराज सूर्यांश होगा, तब से वे बेहद प्रसन्न थे। शादी भी प्रतापगढ़ में ही हो रही थी। सभी दूल्हे अपने चांद जैसे मुखड़े को सेहरे के पीछे छुपाए हुए मंडप पर बैठे थे। थोड़ी ही देर में तीनों दुल्हनें भी मंडप पर आ गईं और बैठ गईं। दुल्हनों ने भी अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था। सूर्यांश टकटकी लगाए राजकुमारी चांदनी को देख रहा था। प्रत्यूष ने पद्मा का हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि वो थोड़ी घबराई हुई थी।
वहीं युवराज सम्राट सिंह घूंघट के अंदर अपनी दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे। आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा था। 3 मंडप बने हुए थे और 3 पंडित भी थे। धीरे धीरे पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। तीनों दूल्हों की धड़कनें तेज हो गई थी और तीनों दुल्हनों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। राजकुमारी चांदनी सतर्क मुद्रा में घूंघट के पीछे से आसपास के लोगों को देखने की कोशिश कर रही थी। पद्मा थोड़ी नर्वस और घबराई हुई थी क्योंकि उसके अनुसार यह सब गलत था, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। वहीं राजकुमारी ऐश्वर्या मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि युवराज सम्राट सिंह उसके चेहरे को देखने के लिए बहुत बेचैन थे। वे हल्के से सिर झुकाकर उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहे थे। घूंघट बड़ा था और उससे बहुत ही थोड़ी सी झलक दिख रही थी, जो युवराज सम्राट सिंह के लिए पर्याप्त नहीं थी। धीरे धीरे वरमाला, 7 फेरे, मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ तीनों जोड़ों की शादी संपन्न हो गई। इस पूरी शादी के दौरान अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी था, तो वह कोई और नहीं बल्कि कपीश था, जो बेचारा अब तक सिंगल था। वह अपने दोनों दोस्तों से बहुत जल रहा था। वह भी बेहद गुड लुकिंग और हैंडसम था, लेकिन फिर भी शादी तो दूर, उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। वह अपना मुंह लटकाए बैठा हुआ था। विवाह संपन्न होते ही तीनों जोड़ों ने अपने अपने चेहरे से घूंघट और सेहरा हटा दिया। ये वहां की रस्म थी। तीनों जोड़े आगे बढ़कर धीरे धीरे घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे। सूर्यांश ने मन ही मन सोचा था कि युवराज यश प्रताप सिंह इस शादी को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इतना तो स्पष्ट था कि युवराज यश प्रताप सिंह इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वह मन ही मन कोई न कोई घटिया योजना बना ही रहे होंगे। इस बात को लेकर सूर्यांश को कोई ठोस अंदाजा नहीं था, बस उसने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी। जिस पल पद्मा ने अपने घूंघट को हटाया, उसी पल वहां मौजूद एक व्यक्ति हैरान रह गया। वो व्यक्ति प्रतापगढ़ का सेनापति बलविंदर राणा था। ये व्यक्ति अभी कुछ समय पहले तक प्रतापगढ़ के सैनिकों का हेड था, लेकिन अब उसे एक ऊंचे पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। उसने जब पद्मा को देखा, तो वह स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं क्योंकि पद्मा और कोई नहीं बल्कि उसके ही घर की बहू थी। वह हमेशा राजदरबार में ही रहता था। महल की महिलाओं के क्षेत्र में उसका आना जाना नहीं था, जिसकी वजह से उसने कभी भी पद्मा को देखा नहीं था। आज इतने समय बाद पद्मा को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उबाल मारने लगा क्योंकि वह लड़की उसके इकलौते बेटे को छोड़कर यहाँ दूसरी शादी कर रही थी। पिछले कई दिनों से उसका बेटा गायब था, जिसे ढूंढते ढूंढते सेनापति परेशान हो चुके थे। और यहाँ पद्मा अपनी एक नई दुनिया बसाने का सपना देख रही थी। नहीं, वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला था। उसके घर में मातम का माहौल था हर वक्त और यहाँ पद्मा कैसे इतनी खुश हो सकती थी। पद्मा भी मन ही मन जानती थी कि उसके पुराने ससुर जी उसे देख रहे हैं। प्रत्यूष और सूर्यांश भी इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने दुल्हन को घूंघट रखने पर ज्यादा जोर दिया था। वे सब चाहते थे कि जो भी ड्रामा हो, वह शादी के बाद हो। शादी के बीच उन्हें कोई रुकावट नहीं चाहिए थी। सेनापति बलविंदर राणा अचानक ही गुस्से से दहाड़ते हुए चिल्ला उठे, यह नहीं हो सकता। यह शादी नहीं हो सकती। मैं नहीं मानता इस शादी को। ये घटिया और मनहूस औरत पहले से ही शादीशुदा है और अपने पहले पति के होते हुए उसने दूसरा ब्याह रचा लिया है। ये औरत हमारे घर की सारी खुशियों को खा गई। इस वक्त सेनापति बलविंदर राणा बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था कि इस वक्त उनके सामने प्रतापगढ़ के अगले महाराज खड़े हैं। वहीं सूर्यांश और प्रत्युष दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। सूर्यांश दिल ही दिल में पद्मा को अपनी छोटी बहन मानता था और उसके लिए इतने घटिया शब्द सुनकर उसकी आंखों में क्रोध उमड़ आया था। अभी कोई कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वहां पर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज गई और सेनापति बलविंदर राणा जमीन पर गिर पड़े। सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। सब अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए थे। सूर्यांश और प्रत्युष दोनों की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी। सूर्यांश भी दिल ही दिल में पद्मा को अपनी छोटी बहन मानता था और उसके लिए इतने घटिया शब्द सुनकर उसकी आंखें गुस्से से जल उठी थी। अभी कोई कुछ बोलता, उससे पहले ही वहां एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज गई और सेनापति बलविंदर राणा जमीन पर गिर पड़े। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। सब अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए थे। सेनापति बलविंदर राणा गुस्से से लाल आंखों से अपना सिर उठाकर सामने देखने लगे, तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं।
उन्हें थप्पड़ किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी खुद की बहू ने मारा था। पद्मा ने सेनापति बलविंदर राणा को थप्पड़ मारा था। वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। राजकुमारी चांदनी के साथ रहकर उसे यह समझ आ गया था कि हर इंसान को अपने लिए खुद लड़ना सीखना होता है। कहानियों की तरह कोई नायक उन्हें मुसीबत से बचाने नहीं आने वाला। बलविंदर राणा को देखते हुए पद्मा के मन में नफरत उभर आई थी, क्योंकि इसी आदमी के सामने पद्मा को हमेशा उसके ससुराल में जलील किया जाता था और वो मुस्कुराते हुए ये तमाशा देखा करता था, मजा लेता था। उसके ससुराल में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो उसे राणा ठाकुर की मार से बचाता। राणा ठाकुर पद्मा को हंटर से मारा करता था। पद्मा दिन भर घर की साफ सफाई, खाना बनाना और ढेर सारे काम किया करती थी। ऊपर से उसकी सास भी बेवजह उस पर बहुत सारा काम थोप दिया करती थी, जिसमें पद्मा दिन भर व्यस्त रहती थी। लेकिन जब वह रात में सोने जाती, अपनी थकावट मिटाने की कोशिश करती, तब राणा ठाकुर उसके पास आकर जबरदस्ती किया करता था। उसे कभी भी पद्मा पर तरस नहीं आया। दिन भर कुत्तों की तरह काम करना और रात में राणा ठाकुर की जबरदस्ती को सहना पद्मा के लिए नर्क के समान था। जिस दिन वह राणा ठाकुर को मना करती, उस दिन वह उसे हंटर से मारता और लोहे की रॉड से जलाता। उस घर में पद्मा को इतना ज्यादा दर्द दिया गया था कि जिसके बारे में सोचकर किसी भी इंसान की आंखों में आंसू आ सकते थे। उसकी किस्मत अच्छी थी जो राजकुमारी चांदनी की नजर उस पर पड़ गई थी। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए पद्मा की आंखें गुस्से से भर उठी थी। उसे राजकुमारी चांदनी की वह बात याद आ गई थी, जितना बर्दाश्त करोगी उतना तुम्हें तकलीफ दी जाएगी। इसलिए बर्दाश्त करना छोड़ दो और सामने वालों को इतनी तकलीफ दे दो कि वे डर की वजह से तुम्हारे सामने आने की हिम्मत न करें। इस बात को याद करते ही पद्मा बलविंदर राणा के पास गई, उनकी सेनापति वाली पगड़ी को उतारकर फेंक दिया और फिर एक और जोरदार तमाचा उन्हें जड़ दिया। वो इस वक्त बेहद गुस्से में थी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही थी, जिसकी यादें उसकी आंखों में दर्द के आंसू ले आई थी। वो नफरत से बलविंदर राणा को देखते हुए बोली, तुम और तुम्हारा पूरा खानदान इस लायक ही नहीं है कि मैं तुम्हारी बहू बन सकूं। बहुत पाप किया है तुमने, और अब बारी है सजा भुगतने की। इतना कहकर पद्मा सेनापति बलविंदर राणा के कुछ काले राज सूर्यांश को बता देती है। बलविंदर राणा यहाँ की कुछ बहुत ही गरीब और कमजोर लड़कियों को अगवा करके दूसरे राज्य के सेठों को बेच दिया करता था। उसने खुद आज तक न जाने कितनी 14-15 साल की बच्चियों के साथ गलत किया था। वो एक दरिंदा था जो छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ता था, और उसके नक्शे कदम पर उसका बेटा भी चल पड़ा था। दोनों बाप बेटे के अंदर हवस इस कदर भरी थी कि एक तो छोटी बच्चियों को डरा धमका कर अगवा करता और फिर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता, और दूसरा अपनी ही पत्नी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता था। इन सभी बातों को सुनकर विवाह सभा में मौजूद सभी लोगों की आंखों में खून उतर आया था। वहां 4-5 ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनकी 12-13 साल की बच्चियां गायब हुई थी। वे लोग राजदरबार में शिकायत करने आए थे, लेकिन सेनापति ने उन शिकायतों को महाराज उदय प्रताप सिंह तक पहुंचने ही नहीं दिया था। अब उन सभी को समझ में आ गया था कि उनकी बच्चियां क्यों और कैसे गायब हुई थी। अपनी बच्चियों के साथ इतना अन्याय होते सुनकर सभी की आंखों से आंसू बह निकले थे। सभा में मौजूद लोग गुस्से में पागल हो चुके थे। सबसे ज्यादा गुस्से में प्रत्युष था, क्योंकि वह हमेशा से ही पद्मा के हिस्से का बदला लेना चाहता था। उसे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आया था जिन्होंने एक 20 साल की मासूम सी लड़की के साथ इतना बुरा किया कि उसने हंसना तक छोड़ दिया था। उसने अपनी जिंदगी से सारी खुशियों का रंग मिटा दिया था। प्रत्युष बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को काबू कर रहा था, जिसे राजकुमारी चांदनी भी अच्छे से नोटिस कर रही थी। राजकुमारी चांदनी की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई थी और उसने तपिश को कुछ इशारा किया। राजकुमारी चांदनी का इशारा पाकर तपिश वहां से कहीं चला गया। उधर बलविंदर राणा अपनी ही बहू से थप्पड़ खाकर आग बबूला हो उठा था। एक औरत से थप्पड़ खाना किसी भी इंसान के मर्दाना अहम मेल ईगो को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाता था। बलविंदर राणा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए खड़ा हुआ, और जैसे ही उसने पद्मा को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पूरे हॉल में एक चटाक की तेज आवाज गूंज गई। अब तक पद्मा अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़ रही थी, इसलिए प्रत्युष शांत था। लेकिन जब उसने देखा कि बलविंदर राणा ने पद्मा पर हाथ उठाने की कोशिश की, तब उसका खून खौल उठा और वह तुरंत आगे बढ़ा, बलविंदर राणा का हाथ पकड़ लिया, और अगले ही पल प्रत्युष ने उसका हाथ इस कदर मरोड़ा कि चट की आवाज के साथ उसकी हड्डी टूट गई।
राजकुमारी चांदनी, जो मेडिकल फील्ड की जीनियस थी, एक ही नजर में समझ गई कि बलविंदर राणा की हड्डियां अंदर से बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी। प्रत्यूष के चेहरे पर उभरते गुस्से भरे भावों को देखकर चांदनी को यह भी साफ समझ में आ गया था कि आज इन सभी लोगों की शामत आने वाली थी, क्योंकि प्रत्यूष अपने डेविल रूप में आ चुका था। वह इस वक्त बहुत ही भयानक लग रहा था। बलविंदर राणा जमीन पर गिरा हुआ दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि वह अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहा था। प्रत्यूष का ये रूप देखकर पद्मा थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसे याद था कि जब वह खुद टॉर्चर झेल रही थी, तब यही आदमी बलविंदर चुपचाप सब कुछ देखा करता था और एंजॉय करता था। अब बारी पद्मा की थी, और उसे अब उसके दर्द या चोट की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अचानक पद्मा एक झटके से पीछे हट गई, क्योंकि उसके पैरों के पास कुछ गिरा था। पीछे हटने के बाद जब उसने नीचे देखा, तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसके पैरों के पास जो पड़ा था, वह और कोई नहीं बल्कि राणा ठाकुर था। उसका पति, वही आदमी जिसने उसे जिंदगी भर टॉर्चर किया था। आज भी पद्मा को उस आदमी से डर लगता था। उसी समय प्रत्यूष ने भी पद्मा की तरफ देखा, और उसकी आंखों में डर देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि जमीन पर गिरा हुआ वह आदमी और कोई नहीं बल्कि राणा ठाकुर, पद्मा का पहला पति था। राणा ठाकुर को अपनी आंखों के सामने देखकर प्रत्यूष की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अचानक उसे पद्मा की कही वो सारी बातें याद आने लगी, जब वह खुद के बारे में उल्टी सीधी और नीची बातें किया करती थी। पद्मा को शायद कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन प्रत्यूष ने कई बार उसके शरीर पर जलने के निशान देखे थे, ऐसे निशान जिन्हें देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह किस तरह के टॉर्चर के कारण थे। साल 2024 में भी प्रत्यूष ने ऐसे कई केस देखे थे, जिनमें पति अपनी पत्नी को बेरहमी से मारते और जलाते थे। पद्मा के निशान भी उन्हीं जैसे थे। और भले ही ये निशान राणा ठाकुर ने न दिए हों, लेकिन प्रत्यूष के लिए वे उसी के दिए गए थे। उसे किसी भी कीमत पर राणा ठाकुर को सबक सिखाना था, और उसे अब किसी बहाने की जरूरत नहीं थी। आज पहली बार राणा ठाकुर को अपनी आंखों के सामने देखकर प्रत्यूष के अंदर का शैतान जाग चुका था। उसे पता था कि राजकुमारी चांदनी पहले ही इस आदमी को बहुत टॉर्चर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि यह सजा बहुत कम है। इस आदमी ने उस इंसान को तकलीफ दी थी, जो अब प्रत्यूष की जिंदगी बन चुकी थी। प्रत्यूष किसी साइको की तरह अपनी गर्दन मसलने लगा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। उसे इस रूप में देखकर सूर्यांश जल्दी से राजकुमारी चांदनी के पास गया और उसके चेहरे को अपने सीने में छुपा लिया। सूर्यांश की इस हरकत को देखकर युवराज सम्राट सिंह भी समझ गए कि वहां कुछ बहुत भयानक होने वाला है, जो महिलाओं के देखने योग्य नहीं था। इसलिए उन्होंने भी राजकुमारी ऐश्वर्या का सिर अपने सीने में छुपा लिया। बाकी सभी लोग प्रत्यूष को डर और हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।